सीबीएसई क्लास 10th के सिविक्स बुक से आज हम लोग सेकेंड चैप्टर फिर से पढ़ने जा रहे हैं। इसकी ये तीसरी क्लास है। तो जिन टॉपिक्स को हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में डिस्कस करी, मैं उसकी एक बार फिर से चर्चा कर देना चाहता हूं। तो पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने डिस्कस करी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसको हम लोग फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। फेडरलिज्म की विशेषताएं, फीचर्स क्या हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। जम्मू कश्मीर की कहानी समझी और ये जानने की कोशिश करी कि क्यों जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला। आई बात समझ में। फिर हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में जाना, जिसमें लैंग्वेज की अहम भूमिका थी। तय ये हुआ था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जो है वो क्या होगा, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन जब लैंग्वेज के आधार पर जब डिमांड बढ़ने लगा तो आंध्र प्रदेश जो पहला लैंग्वेज स्टेट बना था, हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाइए। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में जाना, आर्टिकल 351 के बारे में जाना हम लोगों ने कि किस तरीके से आर्टिकल 351 जो है वो हिंदी के प्रमोशन की बात करता है, जो हमारे देश के 40% से ज़्यादा लोग बोलते हैं। आर्टिकल 350 भी एक प्रावधान है, जिसमें ये प्रावधान है कि आप 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 साल तक के बच्चों को उसके मदर टंग में क्या करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन देंगे। फिर हम लोगों ने शेड्यूल 8 की बात करी, जिसमें कितने लैंग्वेजेस है, 22 लैंग्वेजेस है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा घुमा फिरा के पूछ सकता है कि जैसे कि आपसे पूछ देगा कि बिसाइड हिंदी हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर, कि हिंदी को छोड़कर और कितना लैंग्वेज है, तो 21, टोटल 22। लेकिन हमने क्या बात करी, हिंदी को छोड़कर। आई बात समझ में। तो वो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, लेकिन है टोटल 22। अब ऐसे करेंगे कि हिंदी और मैथिली को छोड़कर कितना लैंग्वेज है, तो 20। क्लियर है समझ में। तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा घुमा के पूछने की आदत होती है लोगों की। तो शेड्यूल 8 में लैंग्वेज की चर्चा है, जिसमें 22 लैंग्वेज है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी, 40% लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है, और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है। आज जो है जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। वो क्या चीज है जो इंडिया को फेडरल बनाती है। ऑब्वियसली वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। डेमोक्रेसी में पावर का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर शेयरिंग होती है। और इसी पावर शेयरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। जब सरकार 2 स्तर पर काम करती है, सरकार में जो जो लोग शामिल होते हैं, सरकार का जो अंग है, गवर्नमेंट का जो अंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जब इनका अधिकार क्षेत्र बटा हुआ होता है, इनके अधिकार क्षेत्र में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, पावर को छीना नहीं जा सकता, तब जो ये कौन सा कॉन्सेप्ट सामने आता है, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट सामने आता है। फीचर्स हम लोगों ने जाना था। आई बात समझ में। फीचर्स क्या क्या होता है, ड्यूअल गवर्नमेंट, जुरिसडिक्शन, कोर्ट जो होता है इंटरप्रेटर होता है, फंडामेंटल प्रोविजन में आप बदलाव नहीं कर सकते, रेवेन्यू का बंटवारा, और सेफ गार्ड एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी। आई बात समझ में। ये सब सारी चीजें जो है वो क्या थी, विशेषताएं थी। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी क्या है, इसकी एक विशेषता है। तो इससे पहले कि हम लोग ये डिस्कस करें कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, एक केस स्टडी दे रखा है। केस स्टडी को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके जस्ट ऊपर ही दे रखा है, पेज नंबर 16 में, कि केस स्टडी समझते हैं। केस स्टडी आपको चीज़ों को समझने में और बेहतर तरीके से आप समझ पाओ, ये मदद करता है उसमें। Some Nepalese citizens were discussing the proposal on the adoption of federalism in their new constitution. This is what some of them said. तो कुछ नेपाली सिटीजन्स जो हैं वो इस प्रपोजल को कि फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए हमारे संविधान में, इन बातों को लेकर, इन प्रपोजल्स को लेकर क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। कुछ नेपाली लोग क्या कर रहे हैं, फेडरलिज्म को लेकर के कि हमारे संविधान में जो है वो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस बातों को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। और मेनली 3 कैरेक्टर हैं, और तीनों कैरेक्टर जो है वो फेडरलिज्म को लेकर के अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक है खागराज, एक कैरेक्टर है खागराज। वो कहता है आई डोंट लाइक फेडरलिज्म, इट वुड लीड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स एज इन इंडिया। खागराज कहता है नहीं, मुझे फेडरलिज्म पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया की तरह यहां भी क्या होगा, सीट्स का रिजर्वेशन के आधार पर बंटवारा होगा। नहीं चाहिए रिजर्वेशन। आई बात समझ में। रिजर्वेशन के आधार पर सीट्स का बंटवारा हो, ऐसी स्थिति में मैं फेडरलिज्म को लाइक नहीं करता। ये खागराज का कॉन्सेप्ट है, ये खागराज सोचता है। दूसरा कैरेक्टर है सरिता। आवर्स इज नॉट अ वेरी बिग कंट्री, वी डोंट नीड फेडरलिज्म।
दूसरा कैरेक्टर सरिता है, और सरिता का कहना है कि हमारा कंट्री कोई बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, हमें फेडरलिज्म की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में। तीसरा कैरेक्टर है बाबूलाल। बाबूलाल कहता है आई एम होपफुल दैट द तराई एरियाज विल गेट मोर ऑटोनॉमी इफ दे गेट देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट। बाबूलाल कहता है, जो तीसरा कैरेक्टर है, 4 कैरेक्टर इसमें, 3 नहीं है, 4 कैरेक्टर है, ठीक है। तो बाबूलाल जो है इसमें जो तीसरा कैरेक्टर है वो कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि तराई एरियाज में जो लोग हैं उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी। तराई एरिया कहते हैं मैदानी एरिया को, और पहाड़ी एरिया कहते हैं पहाड़ एरिया को। पहाड़ में लोग कम रहते हैं, तराई वाले एरिया में, मैदानी एरिया में लोग ज्यादा रहते हैं। तो ये बाबूलाल का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि तराई वाले एरिया के लोग उनको ज्यादा शासन मिल जाएगा जब स्टेट गवर्नमेंट की बात आएगी। तो अगर उनको अपना स्टेट गवर्नमेंट मिला तो इनकी क्या हो जाएगी, ऑटोनॉमी जो है, खुद शासन करने के लिए जो पावर है इनको ज्यादा मिल जाएगा। अब राम गणेश कहता है, 4th कैरेक्टर, I like federalism because it will mean that powers that were earlier enjoyed by the king will now be exercised by our elected representatives. अब राम गणेश है वो कहता है नहीं, इन सब से हटकर जवाब देता है वो, इन सब से हटकर जवाब देता है वो। और राम गणेश कहता है कि नहीं, मुझे फेडरलिज्म पसंद है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि पावर किसी राजा के हाथ में नहीं रह करके लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में रहता है। और हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जब लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ मेकिंग अथॉरिटी का हिस्सा बनते हैं तो लोगों के हित का ख्याल रखा जाता है। आई बात समझ में। वो जनता के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेही होती है उनकी। अगर आप इस डिस्कशन में पार्टिसिपेशन ले रहे होते, इफ यू वर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कन्वर्सेशन, व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स टू ईच ऑफ दिस। अगर आप इस कन्वर्सेशन में या डिस्कशन में हिस्सा ले रहे होते तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता। विच ऑफ दीज रिफ्लेक्ट अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट फेडरलिज्म है। और इन चारों का जो डिस्कशन है इसमें फेडरलिज्म को लेकर के नो डाउट एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, गलत अंडरस्टैंडिंग है, गलत धारणा है। तीन कोई का तो श्योर गलत धारणा है। एक कोई का कहना है, खागराज का कहना है कि नहीं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होगा, है ना, पार्लियामेंट में या जो भी लॉ मेकिंग अथॉरिटीज होगी उसमें होगा। सो मुझे फेडरलिज्म नहीं पसंद है। अरे क्यों नहीं तुम्हें पसंद है भाई, जब रिजर्वेशन यानी कि कोई माइनॉरिटी है तो उसके आपका हित का ख्याल नहीं रखोगे, रखना पड़ेगा ना आपको। माइनॉरिटी है इसका मतलब क्या आप हित का ख्याल नहीं रखोगे, और अगर नहीं रखोगे तो श्रीलंका वाली स्थिति हो जाएगी। उसको कोई ऐसे समझाए तो वो कहेगा नहीं, फिर ठीक है। सरिता है वो कह रही है कि हमारा कंट्री बिग नहीं है, बड़ा नहीं है, हमें फेडरलिज्म की जरूरत नहीं है। तो बेल्जियम भी तो छोटा था, हरियाणा से कम एरिया है इसका, फिर वहां क्यों आया। लोग सेटिस्फाइड रहे, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो आपस में उलझकर पीछे ना रह जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल ग्रोथ के लिए, कल्चरल ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो छोटा हो या बड़ा हो, फेडरलिज्म की आवश्यकता हर जगह है। बाबूलाल कहता है कि तराई वाले एरिया के लोगों को क्या मिल जाएगी, ज्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी, ज्यादा शासन का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग मेजोरिटी होंगे, डोमिनेटिंग हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के कई सारे रूप को हम लोगों ने पढ़ा है। जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा तो डजंट मैटर कि तराई वाले एरिया में मेजोरिटी रहती है और पहाड़ी एरिया में कम रहती है, फिर भी क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें 50-50 हो जाएगा। कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ऐसे कोई समझाएगा। फिर राम गणेश की बात को कहा जा सकता है कि नहीं, राम गणेश सही कह रहा है। तो इस तरीके से समझाया जाए तो हो सकता है कि फेडरलिज्म का जो अर्थ है ये इनके दिमाग में सही उतरे, और हो सकता है कि आज जो ये यूनिटरी गवर्नमेंट की बातें कर रहे हैं इस डिस्कशन में, हो सकता है कि वो किस बात पर राजी हो जाए, फेडरलिज्म को अपनाने के लिए राजी हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान करने के लिए राजी हो जाए। आई बात समझ में। अब समझो, अब जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को वो कौन सी बात है जो फेडरल बनाती है। फेडरल का कोई खास डेफिनेशन नहीं है, जो इसकी फीचर्स है वही इसकी डेफिनेशंस है। इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट है। ड्यूअल गवर्नमेंट क्या, 3 टियर गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। चलिए पहले हम लोग बुक में देख लेते हैं क्या है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले भी। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversities. What about a vast country like India with so many languages, regions? What are the power sharing arrangements in our country? Let us begin with the constitution. India had
emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared India as a union of states. Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, जैसे बेल्जियम और श्रीलंका जैसे कंट्रीज में उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह का रुख इख्तियार किया, किस तरह के रुख को अपनाया, वो कौन सी व्यवस्थाएं करी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए। डाइवर्सिटी, किसी भी देश में लैंग्वेज के आधार पर लोगों का बंटवारा हो सकता है, कास्ट के आधार पर हो सकता है, इथनिसिटी के आधार पर हो सकता है, ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर हो सकता है बंटवारा। सब लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होंगी। तो हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम में और श्रीलंका में किस तरीके से लोगों ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए किस तरीके से व्यवस्था करी। बेल्जियम काफी लिबरल था, सबके हित का ख्याल रखा, बेल्जियम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। श्रीलंका में आया, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी पर डोमिनेटिंग हो रही थी। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या क्या समस्याएं आई और किस समस्या का निदान करने के लिए किन लोगों ने किस तरह का रुख इख्तियार किया। बेल्जियम जो एक मॉडल नेशन बना, यूरोपियन यूनियन का क्या बना, वो राजधानी मतलब हेडक्वार्टर का, बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल, वो हेडक्वार्टर बना, वहां का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। लेकिन जब इंडिया की बात करी जाए, जहां पर इंडिया जो कि काफी बड़ा कंट्री है, लैंग्वेजेस के आधार पर, रिलीजन्स के आधार पर, रीजियंस के आधार पर, क्षेत्र धर्म और भाषा के आधार पर लोग यहाँ पर क्या है, बटे हुए हैं, है ना। क्षेत्र की, भाषा की, धर्म की विविधताएं हैं यहाँ पर, अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग क्या है लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसा है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। बड़े लंबे दर्द के बाद और बड़े लंबे ब्लडी पार्टीशन के बाद, खून खराबे वाली पार्टीशन के बाद हमें हमारा देश मिला, देश बना, भारत बना। मतलब आज़ादी जो थी वो आसानी से तो मिली नहीं, बड़े लंबे समय तक लड़ाइयाँ लड़ी गई, कितने लोगों ने खून बहाया, कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तो इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट बना, लेकिन बड़े एक दर्दनाक और बड़े खून खराबे वाले पार्टीशन के बाद इंडिया आज़ाद हुआ और तुरंत पार्टीशन हो गया इसका। तो बड़ा एक दर्दनाक पार्टीशन था ये। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो कंट्री के हिस्से बने। हम लोगों ने बात करी किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी से पहले लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में किस तरीके से स्टेट्स को अपने में मिलाने की कोशिश करी और यूनियन ऑफ स्टेट बना। आई बात समझ में? जो पीछे बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहला लेक्चर तो जरूरी देखना। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करते हैं। इंडिया जो है बड़े एक पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन के बाद जो है वो आज़ाद हुआ और आज़ादी के तुरंत बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स जो है वो कंट्री के हिस्से बने। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को डिक्लेयर किया यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये स्टेट्स का यूनियन है। यूनियन मतलब एक समूह है और इस समूह से कोई अलग नहीं हो सकता। यूनियन की जब भी बात करते हैं तो यूनियन में से कोई अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को क्या डिक्लेयर किया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। हालांकि इसमें फेडरेशन वर्ड का चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर, फेडरलिज्म के सिद्धांत पर जो है हमारे देश का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं समझने में? Let us go back to the 7 features of federalism mentioned above. We can see that all these features apply to the provisions of Indian Constitution. The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union government or what we call the central government representing the Union of India and the state government. Later, in third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the union government and the state government. Thus, it contains 3 lists: union list, state list and concurrent list. तो चलिए हम लोग 7 फीचर्स के बारे में जानते हैं जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। कौन कौन सा 7 फीचर? ड्यूअल गवर्नमेंट जुरिडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ जुरिडिक्शन, कोर्ट एज एन इंटरप्रेटर और अंपायर, फंडामेंटल प्रोविजन में कोई चेंज नहीं हो सकता, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू और नेशनल यूनिटी की सेफगार्ड और प्रमोशन। ये क्या है? फेडरलिज्म की विशेषता है। तो जैसा कि देख सकते हो आप कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी विशेषताएं लागू होती है। ये सारी विशेषताएं हमारी
ये सारी फीचर्स जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है। ये सातों का सातों चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है, या ये सातों के सातों चीज जो है इसका ख्याल रखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आई बात समझ में? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शुरुआत में 2 ही टीयर गवर्नमेंट की बात करता था, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट और जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जिसमें पूरे देश की गवर्नमेंट जो है, पूरे यूनियन गवर्नमेंट पूरे देश को चलाती है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। और बाद में थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म के तहत जो थर्ड टीयर की जो गवर्नमेंट है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, इसको भी क्या किया गया, ऐड किया गया। न केवल इसको, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का भी कॉन्सेप्ट आया। आई बात समझ में? तो इसको भूलना मत। फिर से एक बार दोहरा दी जाए कि 1992 में जो है ये थर्ड टीयर का कॉन्सेप्ट आया। हमारे संविधान का जो पार्ट 4 है वो डीपीएसपी की बात करता है, और डीपीएसपी में इस बात की चर्चा की गई थी कि सरकार जो है वो क्या करेगी, थर्ड टीयर का भी क्या करेगी, गवर्नमेंट बनाने का कोशिश करेगी, ताकि लोकल लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सके लॉ मेकिंग अथॉरिटी में। आई बात समझ में? तो 1992 में क्या हुआ, 73rd अमेंडमेंट हुआ पहले, जिसमें 11th शेड्यूल ऐड किया गया और पंचायती राज की स्थापना करी गई। 28 से 29 मैटर दिया गया इनको, ठीक है, अभी 28 है, पहले 29 था, ठीक है। तो 28-29 मैटर पे ये क्या कर सकते थे, नियम बना सकते थे। फिर 1992 में 74th अमेंडमेंट हुआ, 74th अमेंडमेंट हुआ और म्युनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट आया। और म्युनिसिपैलिटी के कॉन्सेप्ट में क्या आया कि 18 मुद्दों पर क्या कर सकती है म्युनिसिपैलिटीज, नियम बना सकती है। तो लेटर थर्ड टीयर ऑफ फेडरेशन जो है वो क्या किया गया, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के रूप में ऐड किया गया। एज इन एनी फेडरेशन, किसी भी फेडरेशन के तहत ये जो तीनों लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करती है, तीनों टीयर पे जो गवर्नमेंट काम करती है, सबकी अपनी अपनी क्या है, ज्यूरिसडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है, कानून बनाने का क्षेत्र है, कानून बनाने का टॉपिक है। ना ये टॉपिक से बाहर जा सकते हैं, ना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन तीनों फोल्ड पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब कानून बनाने का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों लेवल पे डिफाइन करता है कि किसको क्या अधिकार है और इस बात की गारंटी देता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट का प्रावधान है, और ये लिस्ट कितने शेड्यूल में है, ये बुक में नहीं लिख रखा है, 7th शेड्यूल में है। टोटल शेड्यूल की संख्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी है, 12। तो 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की चर्चा है। यूनियन लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक शामिल है, वो मैटर शामिल है जिसमें केवल यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना सकती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक शामिल है जिसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नियम बना सकती है। और कंकरेंट लिस्ट में वो टॉपिक शामिल है जिसमें दोनों ही मिलकर क्या करेंगे, नियम बनाएंगे। तो यूनियन लिस्ट की बात करें हम लोग, यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। They are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. The union government alone can make laws relating to the subjects mentioned in the union list. आई बात समझ में? तो यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट को शामिल किया गया जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस है, राष्ट्र लेवल पे इसकी क्या है, जरूरत है। इस तरह का पॉलिसी राष्ट्र लेवल पे क्या होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, जरूरी है। तो यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया जिसकी नेशनल इंपॉर्टेंस है, जैसे डिफेंस, कंट्री की रक्षा कौन करेगा, डिफेंस, तो डिफेंस के मुद्दों पर कौन डिसीजन लेगा, यूनियन गवर्नमेंट। फॉरेन अफेयर्स, किसी देश का कंट्री की कोई डेलीगेशन टीम आ रही है, कोई नेता आ रहे हैं, कोई प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो फॉरेन अफेयर्स कौन देखेगा, यूनियन गवर्नमेंट। बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, ये सब कौन देखेगा, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि करेंसी किस लिस्ट में आता है, तो यूनियन लिस्ट में। कम्युनिकेशन किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में। आई बात समझ में? ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखना। तो यूनियन लिस्ट में वो सारी चीजें आती हैं जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। सोचो, एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि बिहार का अपना करेंसी हो, यूपी का, हरियाणा का, सबका अपना अपना करेंसी हो, तो एक्सचेंज रेट में ही लोग पागल हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यही जरूरी नेशनल इंपॉर्टेंस है इसका, है ना, चीजें ढंग से चले, सुचारू ढंग से चले, स्थिति सबकी सामान्य बनी रहे, इसलिए इन सब चीजों पर कौन डिसीजन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। और ये टॉपिक्स जो है वो यूनियन लिस्ट में शामिल है। और हमें जो है वो यूनिफॉर्म पॉलिसी की भी जरूरत है इन मैटर्स पर पूरे कंट्री में, इसलिए जो है वो ये यूनियन लिस्ट में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ही
इन सब्जेक्ट्स पर जो यूनियन लिस्ट में है मेंशन, उन पर नियम बना सकती है, दूसरी नहीं। आई बात समझ में? तो ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि यूनियन लिस्ट में अगर कोई मैटर दिया गया है तो उस पर कौन नियम बनेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, वहां स्टेट गवर्नमेंट लगा के नहीं आ जाना। आई बात समझ में? अब स्टेट लिस्ट में जो है, स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो मैटर शामिल है उसमें कौन कौन सा मैटर शामिल है जिसकी लोकल इंपॉर्टेंस है और स्टेट लेवल पे इंपॉर्टेंस है। कौन कौन से टॉपिक शामिल है? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ये पांचों पॉइंट याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कौन कौन सा? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। आई बात समझ में? तो स्टेट लिस्ट में ये सारी चीजें आती हैं, ये टॉपिक्स आती हैं जिनका स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे क्या इंपॉर्टेंस है। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन आता है। और केवल स्टेट ही क्या कर सकती है, जो स्टेट लिस्ट में जो मेंशन सब्जेक्ट्स है उस पर क्या कर सकती है, नियम बना सकती है, दूसरा कोई नहीं। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड्स subjects of common interest to both and union government as well as the state government such as education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession. Both the union as well as the state government can make laws on the subjects mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. यहाँ ध्यान रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अगर कोई नियम बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और कोई स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, तो किसका, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो किसका लॉ लागू होगा? सेंटर का लॉ लागू होगा। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो कंकरेंट लिस्ट में वो टॉपिक शामिल है, वो सब्जेक्ट शामिल है जिसमें स्टेट और कंट्री दोनों की सहभागिता होती है, दोनों का इंटरेस्ट होता है। जैसे कि ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, फॉरेस्ट, एजुकेशन, सक्सेशन। सक्सेशन कहते हैं उत्तराधिकारी को, कि एक पिता के बाद कौन उसके प्रॉपर्टी का अधिकार होगा, ठीक है, किसके पास प्रॉपर्टी का अधिकार होगा। सक्सेशन मतलब उत्तराधिकारी। तो कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आती है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कॉमन इंटरेस्ट होती है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये किस में आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। अगर इन दोनों पे कौन लोग नियम बना सकते हैं? दोनों ही मिलकर नियम बना सकते हैं। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि किसका लॉ काम करेगा, तो हमेशा पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ पास किया है वो काम करेगा। ठीक है, आई बात समझ में? उसकी ज्यादा मान्यता दी जाएगी, उसको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। आई बात समझ में? What about subjects that do not fall in any of these three lists? अब उन सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, ना तो यूनियन में, ना स्टेट लिस्ट में और ना ही कंकरेंट लिस्ट में। जैसे मान के चलो मोबाइल है, कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, ये सब तो आज़ादी के बहुत बाद आया ना, तो इस पर कौन नियम बनाएगा? तो उस टाइम में तो ये तीनों लिस्ट में नहीं था। आई बात समझ में? तो तीनों लिस्ट में नहीं था, तो इसको कहते हैं रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर से निश्चित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि रेसिड्यूरी पावर जो वैसा टॉपिक जो तीनों लिस्ट में किसी लिस्ट में नहीं हो, तो इस पर अधिकार बनाने का, इस पर नियम बनाने का अधिकार किसको है? यूनियन गवर्नमेंट को है। ठीक है, पार्लियामेंट को है। आई बात समझ में? तो इस तरह का जो अधिकार है उसको क्या कहते हैं? रेसिड्यूरी पावर कहते हैं। आई बात समझ में? तो रेसिड्यूरी पावर ये है कि सेंटर जो है वो एंजॉय करता है उन टॉपिक्स पर कानून बनाने का जो टॉपिक इन तीनों लिस्ट में किसी में से नहीं है। आई बात समझ में? What about subjects that do not fall in any of the three lists, or subjects like computer software that came up after the constitution was made? According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects. तो उन सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आती है, जैसे कि कंप्यूटर जो आज़ादी के बाद आया, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया ये कॉन्सेप्ट, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास ये अधिकार है कि इन रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पर, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट हो गया जो तीनों लिस्ट में से किसी में नहीं आती है, इन पर क्या कर सकता है वो यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। आई बात समझ में? We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. देखो सुनो, हम लोगों ने बात करी थी जब अमेरिका की 13 कॉलोनी जब आई थी, तीनों इकट्ठा हुए तो सब पावर में इक्वली बांटा सब लोग, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। ये कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट था। लेकिन होल्डिंग टुगेदर गवर्नमेंट में क्या होता है कि हम लोगों ने एक लाइन का जिक्र किया था, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, आई एम रीइटरेटिंग, दोहरा के कह रहे हैं कि
कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा अपने पास स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावर रखना चाहती है, ये बात याद रखना। तो वी नोटेड दैट कि होल्डिंग टुगेदर वाली गवर्नमेंट में जो होती है वो इक्वल पावर नहीं दिया जाता इसके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को, यानी कि एक देश अपने राज्यों में इक्वल जो है वो बंटवारा पावर का नहीं करती। दस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स, इसलिए हमारे इंडियन यूनियन में जितने भी स्टेट्स है सबके पास इक्वल पावर नहीं है। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट्स जो है वो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, अब हट गया, अलग बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन कि किसके पास स्पेशल स्टेटस था, अब नहीं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था। महाराजा हरि सिंह की हम लोगों ने कहानी बताई कि किस तरीके से शुरुआत में वो इंडिया में नहीं जुड़ना चाहे और बाद में मजबूरी में आकर वो जुड़े, लेकिन उसका भी शर्त था पावर ऑफ एक्सेशन इन्होंने साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इन्होंने साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर साइन नहीं किया। आई बात समझ में? नतीजा ये हुआ कि इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार मिल गया। आई बात समझ में? तो फेडरेशन में जो है, फेडरलिज्म में जो है वो हो सकता है जो कमिंग टुगेदर जो है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। तो होल्डिंग टुगेदर में जो है, कमिंग टुगेदर में सबके पास बराबर बराबर अधिकार। होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा कि सेंटर चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा अधिकार हो, और ये तय होता है, हमारे देश का संविधान ऐसा है, हमारे देश की फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सारे राज्यों को एक समान अधिकार नहीं मिला हुआ है। कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को स्पेशल स्टेटस मिला था कि वो अपना संविधान बना सकती है, वहां आप जाकर रह नहीं सकते, वहां आप जाकर ये शादी नहीं कर सकते, वहां आप जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते, ये वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, समझे। तो और आर्टिकल 35A में भी इस चीज की चर्चा है, अब हट गया ये 2019 में। तो मेनी प्रोविजंस जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बहुत सारे स्टेट हैं जो, बहुत सारा प्रोविजंस ऐसा है जो आइडेंटिकल नहीं है। आई बात समझ में? तो 10 ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारे स्टेट्स जो इंडियन यूनियन के, सबके पास आइडेंटिकल पावर नहीं है, कुछ स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर को इसके जम्मू कश्मीर के पास क्या है, इसकी अपनी संविधान है। मेनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट असेंबली। बहुत सारा प्रोविजंस ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जब तक कि उसको स्टेट असेंबली से अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक वो लागू नहीं हो सकता। जैसे जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट आया था, सुन लो एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट आया था, तो जीएसटी तो पूरे राज्य में लागू करना था, तो और जीएसटी पहले जो है वो, जीएसटी जो है वो पहले किसी लिस्ट में शामिल नहीं था, तो नियम तो बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी नियम तो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये रेटिफाइड होगा, सब स्टेट इसको अप्रूवल देगा। बहुत सारे स्टेट ने शुरुआत में अप्रूवल नहीं दी थी। आई बात समझ में कि हम तो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। जम्मू कश्मीर सबसे लास्ट में दिया था, सबसे लास्ट में एक्सेप्ट किया था जीएसटी को। आई बात समझ में? इसलिए जीएसटी को लागू होने में बहुत टाइम भी लग गया। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसकी चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे। आई बात समझ में? Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here. Similarly, special provisions exist for some other states of India as well. तो इंडियंस वैसे इंडियंस जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट वासी नहीं हैं, वो जमीन नहीं खरीद सकते जम्मू कश्मीर में। आई बात समझ में? सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस जो है वो और भी स्टेट्स में लागू हुए हैं, ठीक है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रोविजंस उसको प्रोवाइड किया गया है। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। These are areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. These areas like Chandigarh, Lakshadweep or the capital city of Delhi are union territories. These territories do not have the powers of a state. The central government has special powers in running these areas. अब इंडियन यूनियन की, यानी कि इंडिया एज ए कंट्री, यूनिट्स मतलब स्टेट्स, तो बहुत सारी इंडियन यूनियन की जो यूनिट्स है उसके बहुत कम पावर है। क्यों कम पावर है? क्योंकि ये तो एरिया में काफ़ी छोटा है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन ही नहीं सकता। अब अभी हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट। यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट ये है कि वैसे जगह जैसे लद्दाख है, पहाड़ी एरिया है, मुश्किल से 2 लाख 3 लाख लोग रहते होंगे। अब वहां पे स्टेट असेंबली बनती है, गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा ही खर्चा है ना, क्या जरूरत है स्टेट असेंबली बनाने का?
वहां पर क्या करेंगे, सीधे हम लोग यूनियन टेरिटरी बना देंगे। ठीक है, सेंटर ही सब कुछ देखेगा, पार्लियामेंट्री डिसीजन लेगा। तो वैसा एरिया जो बहुत छोटा है, वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली स्थापित करने का, स्टैब्लिश करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा चला जाएगा। क्या जरूरत है, हमें नहीं बनाना है वैसे, उसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेंटर में ही, खिड़की बंद कर दो, डायरेक्टली सेंटर में ही क्या करते हैं हम लोग, इंक्लूड कर देते हैं, उसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। आई बात समझ में, जहां जनसंख्या काफी कम है। अब ऐसा भी तो स्टेट है जहां पर रिवेन्यू का सोर्स ही नहीं है, वो टैक्स कहां से वसूल करेंगे, जनसंख्या कम है, रिसोर्सेज नहीं है, तो हमेशा तो वो कटोरा लेकर के आगे रहेंगे सब यूनियन गवर्नमेंट के सामने। तो क्यों नहीं यूनियन ही उसको ट्रीट करे, यूनियन ही उसको देख रेख करे। तो जहां कहीं पर भी एरिया बहुत छोटा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, उसको क्या करती है सरकार, अपने अंडर में ले लेती है, यूनियन गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेती है, और वो यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। याद रखना, स्टेट लेजिस्लेचर जहां भी होता है वहां पे चीफ मिनिस्टर होता है और गवर्नर होता है। जैसे बिहार में चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, लेकिन जहां यूनियन टेरिटरी जो होती है वहां पर क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। याद रखना, उस एरिया का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। अच्छा, अब एक सवाल आपके मन में होगा कि ठीक है भाई, दिल्ली तो ऐसा नहीं है, दिल्ली में तो आबादी भी है, दिल्ली में आबादी है, एरिया है, फिर क्यों उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसको क्या जरूरत थी बनाने की यूनियन टेरिटरी। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री में जो है वो देश की जो राजधानी होती है उसको यूनियन टेरिटरी ही माना जाता है, क्योंकि उसको यूनियन ही देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। तो दिल्ली चूंकि नेशनल का कैपिटल है, इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी माना गया है। एक बात और याद रखना, हमारे कंट्री में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और हमारे देश में 30 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब कहोगे कि 28 राज्य है तो 30 स्टेट लेजिस्लेटिव कैसे हो गया, तो हमारे देश का 2 ऐसा यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली और पुडुचेरी, जिसमें क्या है, अपना अपना स्टेट असेंबली उसको दिया गया है। आई बात समझ में, जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इसको भी स्टेट कहा जा, विचार किया जा रहा है कि इसको भी स्टेट बनाया जाएगा और इसका भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगा। तो अब ऐसा होता है तो हमारे देश में 3 हो जाएगा, यूनियन 3 हो जाएगा, मतलब 3 यूनियन टेरिटरीज हो जाएगा जिसकी स्टेट असेंबली होगी। आई बात समझ में, हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य बना दिया जाए फिर से, और फिर स्टेट लेजिस्लेचर दिया जाए, या हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ही रहने दिया जाए और फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर दिया जाए। तो अगर जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी ही रहने दिया जाए और फिर भी स्टेट लेजिस्लेचर दे दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट बना दिया जाए वहां पर, तो 3 यूनियन टेरिटरी हो जाएगा और तीनों में लेजिस्लेचर स्थापित हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी। अभी फिलहाल आपको यही दिमाग में रखना है कि हमारे देश में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, और 30 जगहों पर, यानी कि 28 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज में क्या है, स्टेट असेंबलीज है। क्लियर। और 6 राज्य ऐसा है जहां पर 2 हाउसेज है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एमएलसी भी है और क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एमएलसी उसके मेंबर को कहते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव असेंबली है, 6 ऐसा राज्य है मात्र। चलिए हम लोग वो बाद में डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में, बेसिक प्रोविजन में है कि पावर जो है वो क्या होगा, शेयर होगा यूनियन गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। इसको कोई बदल नहीं सकता, कोई भी पार्लियामेंट का ऐसा एक्ट नहीं निकल सकता जो कि किसी के स्टेट के पावर को छीन ले। स्टेट का पावर छीना जा सकता है, याद रखना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्यू जेनरिस कहा जाता है, स्यू जेनरिस, ऑटो मोड में चला जाता है। कब, जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी आ जाएगा, एपिडेमिक, पैंडेमिक ऐसा फैल जाएगा जो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, स्टेट मशीनरी में टूट जाएगा, गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी, तब क्या होगा, यूनियन गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन अगर ये सब स्थिति नहीं है तो कोई भी यूनियन गवर्नमेंट ऐसा पास लॉ नहीं करेगी जिससे स्टेट गवर्नमेंट का पावर जो है वो छीना जा सके। आई बात समझ में। इट इज नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। आसान नहीं है ये कि इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में आप क्या कर लो, बदलाव कर लो। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट जो इस अरेंजमेंट में बदलाव नहीं कर सकती। एनी चेंज to it has to be first passed by both of the houses of parliament with at least 2/3 majority। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, सुनो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है, बदलाव लाना है, तो पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम लोग मेजोरिटी समझेंगे,
है बात समझ में। तो कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको चेंज लाना है, अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए जरूरी होती है कि आप स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही क्या कर सकते हो, इसको बदल सकते हो। है बात समझ में। तो कोई भी जो बदलाव आएगा उसके लिए पार्लियामेंट की जो दोनों हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, उसमें बिल पास होगा, सब लोग सहमत होंगे, तभी जाकर के क्या होगा, उसमें अमेंडमेंट होगा। और ना केवल पार्लियामेंट में बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर में भी 300 स्टेट लेजिस्लेचर में जो है वो क्या किया जाएगा, ये बिल भेजा जाएगा और वहां से रेटिफाइड होकर के आएगा। कहीं कहीं पर आधा भी % वोट मिल जाए तो चलेगा, कहीं कहीं पे 2/3 भी चाहिए होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कहाँ 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। बस असल में तब जो है स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफाइड करेगा, और तब जाकर के जब हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर जब उसको रेटिफाइड कर देगा, तब जाकर के क्या होगा, वो अमेंडमेंट होगा, वो प्रोविजंस फिर एक्सेप्ट किया जाएगा पूरे कंट्री लेवल पे। जैसे जीएसटी का कॉन्सेप्ट था, जीएसटी पार्लियामेंट में पास हो गया, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जब तक पूरा नहीं एक्सेप्ट करेगा उसको, तब तक वो लागू नहीं हो सकता था। आई बात समझ में। क्योंकि जीएसटी जो है वो इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, टैक्स का जो प्रोविजन हमारे देश में दे रखा गया था उसको बदलना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में फेर बदल होनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट होनी थी। तो जीएसटी जो है वो एक बेहतर एग्जाम्पल है अमेंडमेंट का। क्लियर है। तो शेयरिंग ऑफ पावर जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें बदलाव इतना आसान नहीं होता, पार्लियामेंट जो है वो खुद ब खुद इसमें बदलाव नहीं कर सकते। अगर इसमें बदलाव होगा, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों को साथ आना होगा, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी, रेटिफिकेशन की जरूरत होगी। रेटिफिकेशन मतलब वोट के द्वारा सहमत है। मान लो 500 सीट है, 500 सीट में रेटिफिकेशन की जरूरत है तो 250 प्लस की जरूरत है या 2/3 की जरूरत है, तो उतने लोग वोट करेंगे तभी उस चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा। आई बात समझ में। तो अमेंडमेंट तभी पॉसिबल है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। बहुत आसान नहीं होता अमेंडमेंट कर लोगे आप तुरंत, कोई दिमाग में आए और अमेंडमेंट कर लोगे, ऐसा नहीं होता। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures. In case of any dispute about the division of powers, the high courts and the supreme courts make a decision. The union and state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. Judiciary एक important role play करती है, इन सब की देख रेख करती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का, कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसका सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं, ये देखने का काम कौन करता है, जुडिशरी करता है। और समय समय पर जब डिस्प्यूट होती है पावर को लेकर के, तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये डिसीजन देती है कि किसका डिसीजन सही है, कौन किसमें नियम बना सकता है और किसका नियम गलत है, किसका नियम किसके अगेंस्ट है, ये बताने का कौन काम करता है, जुडिशरी करती है। जो जुडिशरी ना केवल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अंपायर भी है। ठीक है। The union and state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to each of them. यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टैक्स वसूल सकती है, टैक्स लगा सकती है। ठीक है। और टैक्स से जो पैसा कलेक्ट करेंगे, ये बाकी की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, एजुकेशन मुहैया कराना है, गवर्नमेंट स्टाफ को सैलरी देनी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है ना, सब्सिडी देना है, तो इन सबको देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। अब ये बात और है कि सबका अपना अपना एरिया फिक्स है कि कौन किस पर टैक्स ले सकता है। आई बात समझ में। जैसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है ना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती। आई बात समझ में। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका जो है कि वो कौन सी बात है जो इंडिया को फेडरल बनाती है, यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। अगले दिन जो है वो हम लोग हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको इस टॉपिक को एंड करने से पहले मेजॉरिटी समझा देना चाहता हूं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो। 4 तरह का मेजॉरिटी होता है। मेजॉरिटी 4 तरह की होती है, सुन लो, हम बाद में नोट्स करवा देंगे। ठीक है। तो 4 तरह की मेजॉरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की चर्चा करेंगे। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे पार्लियामेंट में 543 सीट्स है जिस पर चुनाव लड़ा जाता है। वैसे मैक्सिमम सीट जो है वो 552 था, 2 एंग्लो इंडियन वाला हट गया तो 550 हो गया। चुनाव होता था पहले 543 पे 543 पे होता था, 2 एंग्लो इंडियन चुना जाता था। अब 2 एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट हट गया तो मैक्सिमम सीट 550 ही हो गया। कंफ्यूज मत होना, फिर से रिपीट कर देते हैं। पार्लियामेंट में मैक्सिमम सीट कितना था, 552।
ठीक है, मतलब 552 में 550 सीट पर चुनाव हो सकता था, 2 एंग्लो इंडियन चुना जाता। लेकिन होता क्या था, 545 सीट पर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, जिसमें 543 पे चुनाव होता था और 2 एंग्लो इंडियन जो है वो चूज करके दे दिया जाता था। ठीक है, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चूज कर देते थे और एंग्लो इंडियन को 544 और 545 की सीट पर बैठा दिया जाता था। अब एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट हट गया है, तो पार्लियामेंट में मैक्सिमम सीट्स कितना हो गया, 550। चुनाव कितना पे होता है, 543। 2 एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट हट गया, तो अभी पार्लियामेंट में 543 सीट पे चुनाव होता है, ये मान के चलो। मैक्सिमम सीट 550 है। क्लियर है। स्टेट हाँ, राज्यसभा की बात करें तो 245 सीट है। आई बात समझ में, जिसमें 12 को जो है वो प्रेसिडेंट चुनते हैं और रेस्ट का जो है उसका चुनाव होता है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो, तो हम लोग मेजोरिटी डिस्कस कर रहे थे। मेजोरिटी कितना होता है, 4 तरह का होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। मान के चलो कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, देश की बात करते हैं मेजोरिटी, तो अगर मान के चलो, वैसे 543 है, सुविधा के लिए हम 500 मान रहे हैं। ठीक है, सुविधा के लिए 500 मान रहे हैं कि मान के चलो पार्लियामेंट में 500 सीट है, 500 सीट है, तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनानी है तो उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत होगी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन हाफ। तो 500 सीट है अगर, तो 500 का आधा 250 हो गया, एक ज्यादा, तो 251 सीट अगर किसी के पास है, किसी पॉलिटिकल पावर के पास, पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो वो क्या कर सकती है, सरकार बना सकती है। आई बात समझ में। प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, ऐरा गैरा नत्थु खेरा, किसी को भी। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा जनरली करता नहीं। क्यों नहीं करता है, क्योंकि 6 महीना के अंदर उसको अपना मेजोरिटी साबित करना होगा, नहीं होगा तो फिर वैसे भी उसको रिजाइन देना पड़ जाएगा। जनरली प्रेसिडेंट ऐसा करता नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो किसी को भी, राह चलते हैं इंसान को भी, किसी को भी वो उठा के प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। आई बात समझ में। खैर, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। मान लो 500 सीट है, तो 500 सीट में मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होगा, 251, कम से कम 251। अब 251 से जितना आगे आ जाए सोने पे सुहागा। उसके बाद सिंपल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। सिंपल मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि मोर देन हाफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान के चलो हम लोगों ने ये एग्जांपल लिया कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी सरकार बनाने में काम आता है। सिंपल मेजोरिटी जो है वो अगर कोई फाइनेंशियल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, स्पीकर को इलेक्ट करना है, डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना है, चाहे लोकसभा का हो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करना है, तो इस मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। कौन सी मेजोरिटी की, सिंपल मेजोरिटी की। सिंपल मेजोरिटी की जरूरत कब पड़ती है, फाइनेंशियल बिल को पास करने में, ऑर्डिनरी बिल को पास करने में, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा या स्पीकर ऑफ लोकसभा को चुनने के लिए जो इसकी जरूरत पड़ती है, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा को चुनने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है मोर देन हाफ, लेकिन प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये कॉन्सेप्ट पे दिमाग में रखना। 500 सीट है मान लिया, लेकिन आप 500 सीट 100 आदमी आज नहीं आया, असेंबली में 100 आदमी नहीं आया, तो बचा कितना, 400 आदमी पे हुआ, लेकिन वोट दिया 300 आदमी, तो सिंपल मेजोरिटी काउंट होगा 151 पे। प्रेजेंट एंड वोटिंग, कॉन्सेप्ट समझ रहा है। प्रेजेंट भी होने चाहिए, वोट भी करने चाहिए। तो 400 प्रेजेंट थे, लेकिन वोट तो किया 300, तो कैलकुलेशन होगा 300 पे। सिंपल मेजोरिटी क्लियर है। सिंपल मेजोरिटी मतलब मोर देन हाफ, लेकिन प्रेजेंट और वोटिंग होना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर है। अब समझो इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है कि तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ, अब जैसे मान के चलो कि 500 सीट है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 500 सीट है, लिखना इसको, बल्कि नोट्स बनाना लेक्चर देखने के बाद। टोटल स्ट्रेंथ 500 है, मान लिया 543 है, लेकिन हम 500 मान ले रहे हैं। 500 है और 500 में मान लो 50 को वैकेंसी है। वैकेंसी किसी भी चीज की वजह से हो सकता है, मान लो कोई नेता मर गया, ये भी वैकेंसी है। एब्सेंटी 500 में मान लो कि 50 को क्या हो गया, एब्सेंट है, 50 को वैकेंट है, सीट पे कोई है ही नहीं बैठा हुआ। और बाकी 450 में 50 को आज एब्सेंट है, 400 आया है, तो टोटल प्रेजेंट कितना हो गया, 400। ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी जो होगा वो 400 का आधा प्लस 1 होगा, 201 होगा। डजंट मैटर कि जो मौजूद है वो वोट किया या नहीं किया, लेकिन जब इफेक्टिव मेजोरिटी काउंट होगा तो प्रेजेंट जितना स्ट्रेंथ है
उसका आधा से एक ज्यादा। क्लियर? कंफ्यूज? क्लियर है? सिंपल मेजोरिटी में क्या था? प्रेजेंट एंड वोटिंग। वोटिंग जितना वोटिंग हो उसी को काउंट करना है। 400 प्रेजेंट था लेकिन 300 वोट किया तो 300 पे काउंट हुआ। 300 का मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी हो गया 151। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या हो गया कि टोटल स्ट्रेंथ 500 था मान के चलो सीट, 50 गो एब्सेंट है, 50 गो वैकेंसी है, 400 बचा। 400 का आधा कितना हुआ? 200 प्लस 1, 201 होगा क्या? इफेक्टिव मेजोरिटी। आई बात समझ में? डजंट मैटर कि 400 में से 100 वोट नहीं करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफेक्टिव मेजोरिटी जब काउंट होगा तो उसी 400 में काउंट होगा। क्लियर? अब समझो स्पेशल मेजोरिटी जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया, आपके चैप्टर में भी इस चीज की चर्चा है कि स्पेशल मेजोरिटी की चर्चा होती है तब जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होता है। 2/3 बोलते हैं सुविधा के लिए। सुविधा के लिए समझो, यहां समझो, सुविधा के लिए हम बात करते हैं कि 300 सीट है तो 2/3 कितना हो गया? 200। तो 300 सीट है, अगर आप 300 लोगों में से 200 लोग जब सहमत होगा, 200 से ज्यादा, 2/3 मोर देन 2/3, 201 होगा, तब जाकर के वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। बस समझे? अब स्पेशल मेजोरिटी 4 तरह का होता है। ठीक है? स्पेशल मेजोरिटी एक होता है जब कोई ऑल इंडिया सर्विस है, जैसे ऑल इंडिया सर्विस अभी 3 गो है, IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स। ठीक है? IFOS। अगर मान लो कि ऑल इंडिया सर्विसेज में एक सर्विस और आपको ऐड करना है, मान लो कि इंडियन एजुकेशन सर्विस ले लो, अभी है नहीं, हम अपने मन से बहुत जोर रहे हैं, तब आर्टिकल 312 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 312 दिया गया है और उसमें इस बात की चर्चा है कि अगर कोई नया पोस्ट ऑल इंडिया सर्विसेज पे क्रिएट करना है तो वो क्या करना होगा? आपको स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जाना होगा। पार्लियामेंट में बिल पास होगा 2/3 मेजोरिटी, लेकिन केवल पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट नहीं किया जाएगा, केवल पार्लियामेंट। लॉजिक समझ आ रहा है? 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई बिल पास हो गया ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर, नया ऑल इंडिया सर्विस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये एक स्पेशल मेजोरिटी हो गया। ठीक है? दूसरा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, जिसका चर्चा आपके चैप्टर में है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो इसके लिए जो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर 2। इसमें क्या होता है? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ बोथ हाउसेज प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। 2/3 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। 2/3 आना चाहिए। मान लो 2/3 मान के चलो कि इमेजिन करो कि 500 सीट है, 500 सीट है, 2/3 हम लोग मान के चलते हैं कि 166 3 जा 16 48 16 2 32 320 30 के आसपास इतना वोट आएगा तो क्या हो जाएगा? इतना वोट अगर आ जाता है तो क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, वो आ जाएगा प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जितना स्ट्रेंथ है उसका आधा से एक ज्यादा। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। बात समझ में आया? तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? अमेंडमेंट होगा। आई बात समझ में? टोटल क्या होगा? अमेंडमेंट होगा। क्लियर आ रहा है समझ में? अब ये जो स्पेशल मेजोरिटी का जो है, जो जरूरत पड़ता है, जैसे जज को हटाना हुआ, आज तक हालांकि कोई भी जज हटाया नहीं गया। एक बार रिजोल्यूशन पास हुआ था लेकिन आज तक कोई भी जज हटा नहीं है। ठीक है? अगर जज को हटाना हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना हो, CAG, कैग जिसको बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में जो खर्चा हो उसको ऑडिट करने का काम करते हैं, ठीक है, इसको हटाना हो तब जाकर के इस तरह की मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है? उसके बाद आता है जैसे कि थर्ड जो फ्लेवर है उसमें आता है स्पेशल मेजोरिटी में जो होता है वो 50% स्टेट लेजिस्लेचर क्या होना चाहिए? सहमत होना चाहिए। GST एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, GST मान के चलो, GST लागू होना चाहिए पूरे देश में, पार्लियामेंट पास कर दिया स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया। लेकिन स्टेट इसमें राजी है या नहीं, इसके लिए स्टेट असेंबली के पास ये बिल जाएगा और स्टेट असेंबली में 50% जब तक लोग राजी नहीं होगा तब तक वहां पर GST का अमेंडमेंट बिल पास पार्लियामेंट में नहीं होगा। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट था। और फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है ये रेयर कॉन्सेप्ट है, ये होता ही नहीं है जनरली। इसमें क्या है कि फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है उसको टफेस्ट मेजोरिटी कहा गया है। जब प्रेसिडेंट को हटाना हो, किसी देश के प्रेसिडेंट को हटाना होगा, तब ये जो है वो मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। चौथा मेजोरिटी, टफेस्ट मेजोरिटी, इसको कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें क्या होगा? 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जितना हाउस है, आर्टिकल 61 में इस बात की चर्चा है कि अगर 2/3 लोग राजी हो जाते हैं
तब क्या होगा, बिल पास होगा। राज्यसभा बिल पास करेगी, पहले प्रेसिडेंट को हटाने के लिए केवल राज्यसभा बिल पास करेगी, लोकसभा नहीं, और 2/3 लोग शामिल हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा, प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो ये था मेजोरिटी का कंसेप्ट। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपकी किताबों में नहीं दी होगी या सीनियर क्लासेस में दिया गया, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बता रहे हैं, हम अपने तरफ से नियम बना रहे हैं, ये सब है लेकिन आपके सीनियर क्लासेस में है। लेकिन अभी आप लोग सुन लो, जब आगे आप लोग अगर कहीं आर्ट्स रखते हो तो मजा आता है ये पढ़ के, ठीक है। तो चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही, इसको रिवाइज करो, कोई डाउट है तो पूछो। धन्यवाद।